वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है मौत एक पहेली। ये कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी और ये एक सस्पेंस थ्रिलर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, सस्पेंस से भरपूर इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है मौत एक पहेली। मौत एक पहेली। लेखक असीत चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। प्राइवेट डिटेक्टिव सुनील अपने ऑफिस में बैठा ऊँघते हुए सोच रहा था, वारे हिंदुस्तान, लंदन छोड़कर यहाँ इसलिए आया था कि यहाँ मुझ जैसे जासूस की कदर ज्यादा होगी, परंतु यहाँ तो मक्खियों के सिवा कोई पूछता ही नहीं। 2 महीने हो गए, लाखों फूंक दिए इस ऑफिस में, पर काम धेरे का नहीं मिला। तभी सुनील की सोच टूट गई। क्रिंग क्रिंग। वाह प्रभु, लगता है मेरे मन की बात तुम्हारे कानों तक पहुंची गई है। अगले ही पल, हेलो, डिटेक्टिव सुनील स्पीकिंग। कहो जासूस मियाँ, क्या कर रहे हो? ओह, तो आप हैं पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर गोपीनाथ चक्रवर्ती। कहिए, कैसे तकलीफ की? तुझे एक नेक सलाह देना चाहता हूँ। नेकी और पूछ क्या डालिए जनाब। सुनील, तुम्हारी भलाई इसी में है कि कलकत्ता छोड़कर लंदन वापस चले जाओ। ये हिंदुस्तान है, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। प्राइवेट जासूसों को यहाँ की सरकार मान्यता नहीं देती, कहीं किसी झमेले में फंस गए तो। सुपरिटेंडेंट गोपीनाथ की बात पूरी होने से पूर्व ही सुनील चिड़चिड़े अंदाज में बोल उठा, तो मैं तुमसे सिफारिश की उम्मीद नहीं रखूं, यही कहना चाहते हो ना? समझदार हो। कहने के साथ ही सुनील ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। बस समझ में नहीं आता तुम्हारी समझ को क्या हो गया है। हम आप कॉलेज के दिनों में तो दोस्ती का अच्छा खासा दम भरते थे। सुपरिटेंडेंट क्या बन गए, अपने आप को खुदा समझने लगे। और फिर पता नहीं इस साले गोपी को मुझसे क्या जलन हो रही है, जब देखो फोन उठाता है और सलाह देने लगता है। तभी, गुड मॉर्निंग डिटेक्टिव सुनील। ये सच है या कोई सपना? इससे पहले कि सुनील अपने हवासों पर काबू पाता और युवती की विश का जवाब देता, युवती निकट आकर बोली, अगर आप इजाजत दें तो मैं बैठ जाऊं? यस यस, ऑफ कोर्स, बैठिए। और जब युवती बैठ गई, कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मेरा नाम सुनैना है। आपका नाम और चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं टीवी आर्टिस्ट सुनैना हूं। आपने मुझे टीवी नाटकों और धारावाहिक प्रोग्रामों में देखा होगा। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आता मैंने आपको पहचानने में इतनी देर क्यों लगा दी। साधारण रूप में अक्सर हमारे दर्शक हमें नहीं पहचान पाते, और मैं चाहती भी यही थी कि यहाँ आते समय मुझे कोई ना पहचाने, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती। चर्चा का विषय तो आप पहले ही बन चुकी हैं। सुना है आप बहुत ही जल्द शादी करने वाली हैं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरी शादी प्रसिद्ध उद्योगपति और भूतपूर्व सांसद नारायण राय चौधरी के इकलौते बेटे संजय से हो रही है। हाँ, शायद अगले महीने की 15 तारीख को आप दोनों विवाह सूत्र में बंध जाएंगे। हाँ, तय तो यही हुआ है, लेकिन अब शायद 15 तारीख मेरे जीवन में कभी ना आए। कहते कहते सुनैना की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। क्या कह रही हैं आप? कहीं संजय ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। बहुत चाहते हैं मुझे, दोष मेरा ही है। कहकर सुनैना एक पल के लिए रुकी, फिर आंसू पोंछे और विस्तार से बताते हुए बोली, जैसा कि प्राय होता है, जवानी की दौर में कदम रखते ही मेरा परिचय मोहन नाम के एक युवक से हुआ। हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को चाहने लगे। अभी सुनैना ने कहना शुरू ही किया था कि ठीक उसी समय एक अज्ञात आदमी ने आकर कान दरवाजे से सटा दिए। उस आदमी की उपस्थिति से बेखबर सुनैना कहे जा रही थी, लेकिन फिर मोहन पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और मैं अपने जीवन का स्थायित्व ढूंढने में व्यस्त हो गई। मैं यहाँ तक भूल गई कि मोहन नाम के युवक से कभी मेरा कोई वास्ता भी था। सालों गुजर गए, मैंने नाम और शोहरत के साथ साथ दौलत भी कमाई। यही मेरे जीवन का खुशनसीब दौर था जब संजय मेरे जीवन में आया और हम मिलकर एक नया संसार बसाने का सपना देखने लगे। कहते कहते सुनैना यादों के दर्द में डूबती चली गई। लेकिन बहुत जल्द मेरी खुशियों को ग्रहण लग गया। एक रात जब मैं संजय की सुखद स्मृतियों में खोई हुई थी, क्रिंग क्रिंग क्रिंग। इतनी रात गए कौन फोन कर सकता है? शायद संजय। संजय के ख्याल ने मुझे कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया और मैंने तुरंत रिसीवर उठा लिया। हेलो सुनैना जी, इतनी रात गए आपको तकलीफ दे रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है। किसी अपरिचित का स्वर सुनकर मैं झुंझलाकर बोली, कौन है आप? मेरे बारे में जानकर तुम क्या करोगी?
बस इतना जान लो कि मैं मोहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। मोहन? उस अपरिचित के मुंह से मोहन का नाम सुनकर मेरे मस्तिष्क में धमाके होने लगे। वो अज्ञात आदमी फिर बोला, मोहन को तुमने जो प्रेम पत्र लिखे थे वे मेरे पास सुरक्षित हैं। अगर कल तक तुमने 10,000 रुपए अपने करीब के शिव मंदिर के बाबा को नहीं पहुंचाए तो मैं तुम्हारे प्रेम पत्र तुम्हारे होने वाले ससुर श्री नारायण राय चौधरी को पहुंचा दूंगा। इसका परिणाम तुम अच्छी तरह जानती हो। उस अपरिचित की धमकी सुन मेरा रोम रोम कांप उठा। हे भगवान, मैं क्या करूं? सारी रात मैं ना और हाँ की कश्मकश में झूलती रही। लेकिन अगले ही दिन, ये लीजिए बाबा, पूरे 10,000 हैं। मुझे तो विश्वास नहीं था, पर उसे पूरा विश्वास था कि तुम 10,000 देने जरूर आओगी। अच्छा ही किया तुमने रुपया लाकर। बेचारे की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही आएगा दे दूंगा। रिश्ते में दूर का ही सही, परंतु है तो तुम्हारा ही भाई। खून के बंधन बड़े मजबूत होते हैं। जी, अब चलती हूँ। जीती रहो बेटी। लौटते हुए अचानक मेरे मन में आया, बाबा जरूर उस आदमी के बारे में बता सकते हैं। मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन चाहकर भी मैं उस अज्ञात ब्लैकमेलर के बारे में पूछने का साहस ना जुटा सकी। उस दिन के बाद उसकी हिम्मत इस हद तक बढ़ गई कि वो खुल्लम खुल्ला मेरे घर पर आने लगा। मैं उसे पहचान गई थी। वो मोहन का दोस्त किशोर था। वो बराबर मुझसे रुपयों की मांग करता रहा और मैं उसकी हर मांग पूरी करती रही। लेकिन जब उसने एक साथ 50,000 रुपयों की मांग की तो मेरे होश उड़ गए। क्या कहा? 50,000 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है किशोर? इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊं? अपने आशिक से मांग लेना, वो इनकार नहीं करेगा। हा हा हा। नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे शराब और जुए का शौक पूरा करने के लिए मैं संजय की नजरों में अपने आप को नहीं गिरा सकती। पर जरा ये तो सोचो, जब तुम्हारे आशिक और उसके इज्जतदार बाप को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो तुम कहाँ होगी? एक सरमाएदार के घर की बहू बनने के तुम्हारे सपने का क्या होगा? नीच, कमीने, पाजी, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ना ना ना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। फिर किशोर मुझे दूर धकेलते हुए बोला, आह, 1 सप्ताह के अंदर अंदर रुपयों का बंदोबस्त कर इस पते पर पहुंचा देना, वरना मैं फिर आऊंगा। इतना कह किशोर मुझे गहन परेशानी में डूबा छोड़कर चला गया। फिर सोच विचार के बाद मैंने आपकी मदद लेने का फैसला किया। लेकिन इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप किशोर के पास मौजूद मेरे प्रेम पत्र लाकर मुझे दे दें तो मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगी। परंतु प्रेम पत्र आप खुद भी प्राप्त कर सकती हैं। किशोर को साफ साफ कह दीजिए कि 50,000 रुपया आप उसे तभी देंगी जब वो आपके पत्र आपको सौंप देगा। वो किसी भी कीमत पर नहीं देगा। उन पत्रों को प्राप्त करने का बस यही उपाय है कि किसी भी तरह उन पत्रों को किशोर के घर से उड़ा लिया जाए। ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किशोर का पता मेरे पास है। व्हाट? आप एक जासूस से चोरी कराना चाहती हैं? आप मुझे समझती क्या हैं? सुनैना का अभिप्राय समझते ही डिटेक्टिव सुनील की पेशानी पर बल पड़ गए। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है डिटेक्टिव सुनील। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना मुझे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी। बूहू, अच्छी जबरदस्ती है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। सुनैना को रोते देखकर सुनील दुविधा में पड़ गया। कुछ भी हो डिटेक्टिव सुनील, तुम्हें इस बेचारी की मदद तो करनी ही होगी। न जाने क्यों अचानक सुनील के दिल में सुनैना के प्रति हमदर्दी पैदा हो गई। वो शांत स्वर में बोला, ठीक है सुनैना जी, मैं आपके लिए चोरी करने के लिए भी तैयार हूँ। रियली? लाइए किशोर का पता मुझे दीजिए। आपका ये काम आज रात ही पूरा हो जाएगा। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पता नोट करने के बाद अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। मैं कल सुबह आपके घर पत्रों सहित हाजिर हो जाऊंगा। जी, लेकिन आपकी फीस? देखिए मिस सुनैना, मैं ये काम मानवतावश कर रहा हूँ, इसलिए फीस की बात ना करिएगा, वरना मेरी भावनाओं का अपमान होगा। तत्पश्चात सुनैना सुनील से विदा ले दरवाजे की ओर बढ़ गई। परंतु सुनैना के बाहर जाने से पहले ही वो अज्ञात आदमी वहां से हट गया था। उसी रात करीब 11 बजे। बेटा किशोर, सुनैना का काफी माल सटक चुके, अब अपनी खैर मनाओ। लेकिन सुनील इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी गतिविधियों पर कोई उस वक्त भी नजर रखे हुए था। ठीक आधे घंटे बाद इमारत में शायद ही कोई इतनी रात गए जाग रहा होगा। और फिर सुनील सीढ़ियां चढ़ते हुए इमारत की 4थी मंजिल पर उस कमरे के सामने पहुंच गया जिसका पता सुनैना ने दिया था। अंदर रोशनी है, शायद किशोर जाग रहा है। अच्छा ही हुआ, दरवाजा खुलवाने में परेशानी नहीं होगी। ठक ठक ठक। कौन है बे?
कोई उत्तर ना पाकर किशोर झूमता हुआ कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। इससे पहले कि किशोर खतरे को भांप पाता, फिर इससे पहले कि किशोर संभल पाता, खबरदार शोर मचाने की कोशिश की तो खोपड़ी में छेद कर दूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं डिटेक्टिव सुनील हूं। सुनैना के जो प्रेम पत्र तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो। ओह, समझा, तो उस कुतिया ने तुम्हें यहां भेजा है। किशोर के मुख से सुनैना के प्रति कुतिया का संबोधन सुन सुनील अपने गुस्से पर नियंत्रण ना रख सका और हट हल्के से कराहते हुए किशोर बेहोश हो फर्श पर ढेर हो गया। किशोर के बेहोश होते ही सुनील कमरे की तलाशी लेने लगा। पता नहीं कमबख्त ने प्रेम पत्र कहाँ छुपा कर रखे हैं। लगभग आधे घंटे बाद थैंक गॉड आखिरकार मिल ही गए। संतुष्ट हो सुनील ने पत्र लिफाफे में डाल अपनी जेब के हवाले किए। और अब तुम सुनैना को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकोगे बच्चे। फिर सुनील ने वहां रुककर अपना समय बर्बाद नहीं किया। इमारत से बाहर आते ही सुनील ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हवा की तेजी से अपनी कोठी का रास्ता तय करने लगा। कोठी में पहुंच सुनील ने नाइट ड्रेस पहनने की कोशिश नहीं की और अपने बिस्तर पर जा लेटा। जल्दी ही हर हर सुबह सुनील न जाने कितनी देर तक सोता रहा। सुनील बेटे 10 बज रहे हैं और कितनी देर तक सोता रहेगा? सोने दो ना मम्मी। तभी बहुत सो लिए डिटेक्टिव सुनील, अब उठ भी जाओ। एसपी गोपीनाथ का स्वर सुन सुनील उछलकर ऐसे उठा जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। गोपी तुम? शायद रात काफी देर से सोए थे। तुम लोग बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। कहने के साथ दुर्गा देवी कमरे से बाहर निकल गई। दुर्गा देवी के जाने के तुरंत बाद, रात कहाँ गए थे तुम? इस पूछताछ का मतलब, कल रात इंद्रपुरी की एक इमारत की चौथी मंजिल में रह रहे किराएदार किशोर को किसी ने उसके कमरे की खिड़की से बाहर धकेल दिया है। परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई। गोपीनाथ की बात सुनकर सुनील मनी मन बुरी तरह चौंका, लेकिन प्रकट में बड़े ही शांत स्वर में बोला, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत है कि रात तुम उस इमारत में गए थे। क्या मतलब? बनने की कोशिश मत करो सुनील, सच सच बताओ, तुम किशोर से क्यों मिलने गए थे? सुनील अनजान बनता हुआ बोला, क्या आप बेवकूफों की सी बातें करते हो? मैं किशोर नाम के किसी आदमी को जानता तक नहीं, लेकिन किशोर तुम्हें जानता था। उसकी जेब से तुम्हारा कार्ड मिला है। सिर्फ यही नहीं, दम तोड़ने से पहले किशोर ने किसी ऐसे आदमी का नाम लेने की कोशिश की थी जिसका नाम स अक्षर से शुरू होता है, और तुम ये समझ बैठे कि वो स अक्षर से शुरू होने वाला नाम मेरा ही है। बट माय डियर सुपर, इस शहर में न जाने कितने ऐसे आदमी होंगे जिनका नाम स से शुरू होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो आदमी तुम ही हो। इतना कह एसपी गोपीनाथ अपनी जेब से घड़ी निकाल सुनील को दिखाते हुए बोला, इस घड़ी को पहचानते हो? घड़ी? घड़ी को अपनी कलाई से नदारत देख सुनील का सिर घूम गया। मेरी घड़ी तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ये घड़ी बेध्यानी में तुमसे उस समय वहां गिर गई थी जब तुम डॉक्टर नाथ से टकराए थे। डॉक्टर नाथ ने यह घड़ी पुलिस को सौंपते हुए तुम्हारा जिक्र किया तो हमारे लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। ये डॉक्टर नाथ कौन है? डॉक्टर सुबोध नाथ किशोर के पुराने मित्रों में से हैं। वही किशोर का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर नाथ के कथानुसार जब डॉक्टर नाथ हमेशा की तरह उस रात अपना क्लिनिक बंद कर करीब 12 बजे किशोर को देखने वहां पहुंचे, पता नहीं किशोर की आदत कब सुधरेगी। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसे अकल नहीं आई कि शराब उसकी मौत है। सीढ़ी चढ़ते हुए जैसे ही वो मोड़ घूमे तुम उनसे टकराए। हुप! मिस्टर सुनील, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ दिन पहले आप अपनी मम्मी को लेकर मेरे क्लिनिक आए थे, लेकिन तुम कोई जवाब दिए बिना तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। कमाल है, किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। न जाने इसे आज क्या हो गया है। और फिर जैसे ही डॉक्टर नाथ सीढ़ियां चढ़ने के लिए मुड़े, ओह घड़ी! ये सोचकर कि सुबह घड़ी तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, डॉक्टर नाथ ने घड़ी उठा ली और पुनः सीढ़ियां चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे किशोर के कमरे में पहुंचे, ये क्या, सामान क्यों बिखरा पड़ा है? तभी, अभी सांस है, अस्पताल ले चलो। ये शोर कैसा? उन आवाजों को सुन डॉक्टर नाथ लपक कर खुली खिड़की के निकट पहुंच गए और नीचे झांकने लगे। पुलिस को खबर करो, कहीं हम झमेले में ना पड़ जाए। ठीक कहते हो, अब इसका बचना मुश्किल है। अगले ही पल डॉक्टर नाथ के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया, कहीं किशोर। और किशोर का ख्याल आते ही डॉक्टर नाथ दौड़ते हुए सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर इमारत के पिछवाड़े पहुंच गए
और फिर अपनी बात पूरी करते हुए एसपी गोपीनाथ बोले, डॉक्टर नाथ की मौजूदगी में ही किशोर ने दम तोड़ा था। किशोर के मुंह से निकला शब्द अन्य लोगों के साथ उन्होंने भी सुना था, अतः घड़ी सौंपते हुए उन्होंने पुलिस से कुछ नहीं छुपाया। डॉक्टर नाथ अच्छे डॉक्टर हैं, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा बयान क्यों दिया। बनने की कोशिश मत करो सुनील, सच सच बता दो तुम वहां क्यों गए थे, वरना। चेतावनी भरे अंदाज में एसपी गोपीनाथ ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अगर तुम ये समझ रहे हो कि किशोर की मौत के पीछे मेरा हाथ है तो ये तुम्हारी भूल है। मैं जानता हूं कत्ल जैसा काम तुम नहीं कर सकते, परंतु तुम इस संबंध में कुछ जानते जरूर हो। जो जानते हो बता दो। सॉरी दोस्त, किशोर की मौत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। यानी तुम नहीं बताओगे? खैर कोई बात नहीं, वक्त आने पर तुम खुद ब खुद उगल दोगे। इतना कहने के साथ ही एसपी गोपीनाथ तेजी से मुड़ा और बंदूक से छूटी गोली की तरह कमरे से बाहर निकल गया। गोपीनाथ के जाने के बाद सुनील का मस्तिष्क चकराने लगा। आखिर डॉक्टर नाथ ने मेरे खिलाफ झूठा बयान क्यों दिया? मेरी घड़ी उनके हाथ कैसे लग गई? और मेरा कार्ड किशोर की जेब में कैसे पहुंच गया? आखिरकार सुनील ने सोचों को दिमाग से दूर धकेल दिया। खैर इन बातों का पता मैं बाद में लगाऊंगा। फिलहाल मुझे सुनैना के पास जाना चाहिए, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी नौकर पांडुराम चाय लेकर हाजिर हो गया, लेकिन सुनील को कमरे में अकेला देख, सुपरिटेंडेंट साहब कहाँ गए मालिक? भाड़ में गए, अब तुम भी फुटो यहां से। सुनील की झाड़ सुन पांडुराम जैसे ही वापस लौटने को हुआ, सुनो। जी मालिक। मम्मी कह रही थी तुम घंटों घर से गायब रहते हो। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिकोगे, समझे? समझ गया मालिक। इतना कहकर पांडुराम अपना सा मुंह लेकर चला गया। तब सुनील ने जल्दी जल्दी चाय समाप्त की, फिर नित्यक्रम आदि से निवृत्त होने में लग गया। करीब 15 मिनट बाद किशोर की मौत का पता चलने के बाद सुनैना कभी किसी को ये नहीं बताएगी कि उसने मुझे किशोर के पास भेजा था। इसी में उसकी भलाई भी है। लेकिन जैसे ही सुनील सुनैना के निवास पर पहुंचा, ये क्या, यहाँ पुलिस का क्या काम? ये मजमा सा क्यों लगा हुआ है? मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर सुनील मन में गहन जिज्ञासा समेटे भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह आगे पहुंचने में सफल हो गया। वहां खड़े हवलदार कालीचरण की नजर जैसे ही सुनील पर पड़ी, वो बोला, सुनील साहब आपको भी खबर हो गई? कैसी खबर? अरे आपको नहीं मालूम, मशहूर टीवी कलाकार सुनैना देवी ने खुदकुशी कर ली है। क्या? कालीचरण की बात सुन सुनील का मस्तिष्क हवा में तैरने लगा। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। नहीं, सुनैना भला खुदकुशी क्यों करेगी? अगले ही पल वो दौड़ता हुआ फ्लैट में दाखिल हो गया। फिर जैसे ही वो घटनास्थल पर पहुंचा, तुमने बहुत जल्दी कर दी सुनैना, तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार भी ना कर सकी। हेलो मिस्टर सुनील, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं आपके पास जरूर पहुंचता। वो क्यों? क्योंकि आपके बयान से ही हमें पता चल सकता है कि सुनैना जी ने खुदकुशी क्यों की। आप यहाँ सुनैना जी से आज रात के 1:30 बजे मिलने बेवजह नहीं आए होंगे। आपको भ्रम हुआ है इंस्पेक्टर, मैं यहाँ आज से पहले कभी नहीं आया। तो फिर इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? सुनैना जी का पता आपको किसने दिया? अगर मैंने इसे सच्चाई बताई तो ये सुनैना का ही नहीं, किशोर का कातिल भी मुझे समझेगा। सुनील निरुत्तर सा होकर रह गया। सुनील को खामोश देख। मिस्टर सुनील, सच्चाई छुपाने से कोई लाभ नहीं होगा। सुनैना जी की बहन कामना जी के बयान से साफ जाहिर है कि रात आप यहाँ आए थे और 15 मिनट तक आप बंद कमरे में सुनैना जी के साथ रहे। जाते वक्त आपने कामना जी से कहा कि सुनैना जी आराम कर रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, और सुबह सुनैना जी इस कमरे में मृत पाई गई। बकवास, ये सब झूठ है। अगर ये बकवास है तो सच्चाई क्या है? ये तो कामना ही बता सकती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर घोसाल ने ऐतराज नहीं किया। वो तुरंत एक सिपाही को आदेश देता हुआ बोला, इन्हें कामना जी के कमरे में पहुंचा दो। और फिर सुनील सिपाही के साथ चल पड़ा। कामना के कमरे में पहुंच सुनील दरवाजा बंद कर जैसे ही कामना की तरफ मुड़ा, अब क्यों आए हैं आप? आपने पुलिस को मेरे बारे में जो बयान दिया है उसकी सच्चाई जानना मेरे लिए जरूरी हो गया है। सच तो यह है कि आप ही के कारण मेरी दीदी ने जहर खा लिया है। बूहू कहने के साथ ही कामना सुबह उठी। शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी दीदी ने मुझसे मदद मांगी थी। यही उनकी भूल थी। ना वो आपसे मदद मांगती और ना आप रात को 1:30 बजे उन्हें ब्लैकमेल करने आते। मैंने आप लोगों की सारी बातें छुपकर सुन ली थी, लेकिन इस डर से कि कहीं दीदी की बदनामी ना हो, मैंने पुलिस को उस बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया है। आप किसी भ्रम का शिकार हुई हैं मिस कामना। सच्चाई तो ये है कि रात में यहाँ आया ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। मत भूलिए, रात दरवाज़ा मैंने ही खोला था।
आपकी बातों से लगता है आपकी दीदी की मौत के पीछे कोई खतरनाक साजिश है जो मेरे लिए एक पहेली बन गई है। अगर आप मुझे सहयोग दे तो इस साजिश का भांडाफोड़ हो सकता है। आप मुझसे कैसा सहयोग चाहते हैं? सुनील की बात सुन कामना अपेक्षाकृत शांत नजर आने लगी थी। कामना जी, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपकी दीदी के उस जीवन में जब से मोहन से उसका संबंध था, कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी थी जिसने आपकी दीदी को हैरान या परेशान किया हो। हो सकता है उन दिनों मोहन या किशोर के कारण आपकी दीदी से किसी की दुश्मनी रही हो। दुश्मनी? नहीं, दीदी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, एक बार दीदी कुछ मित्रों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर गई थी। उस टूर पर मोहन भी गया था, लेकिन जब दीदी टूर से लौटी तो काफी सहमी सहमी थी। माँ से दीदी की यह हालत छुपी ना रही थी। अतः माँ ने जब दीदी से पूछा, क्या बात है सुनी, तो डरी डरी सी क्यों रहती है, बताती क्यों नहीं, क्या हुआ है? क्या बताऊं माँ, ये टूर बड़ा मनहूस रहा। दार्जिलिंग में एक ऐसी घटना घट गई जिसने हम सबको हैरान कर दिया। क्यों, ऐसा क्या घट गया वहां? बस यही मत पूछो माँ, मैं बता नहीं सकूंगी। और माँ के बहुत पूछने पर भी सुनैना ने उस घटना के बारे में माँ को कुछ नहीं बताया। क्या आप उन मित्रों के बारे में बता सकती हैं जो उस टूर में सुनैना के साथ थे? शायद मोहन उस घटना और अन्य लोगों के बारे में आपको बता दे। आप उससे क्यों नहीं मिलते? आप ठीक कहती हैं, अब मेरा मोहन से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और फिर कामना से मोहन का पता जानने के बाद, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। जी, लेकिन सुनील जैसे ही कमरे से बाहर आया, बेहतर होगा आप मुझे वो सब बता दें जो आप जानते हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इंस्पेक्टर। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर सुनील वहां नहीं रुका। एक के बाद एक दो मौतें। किशोर की हत्या की गई, सुनैना ने आत्महत्या की, लेकिन ये दोनों मौतें डिटेक्टिव सुनील के लिए एक बड़ी उलझन बन गई। क्या डिटेक्टिव सुनील इस उलझन को सुलझा सका? डॉक्टर नाथ और कामना ने डिटेक्टिव सुनील के बारे में जो बयान दिए थे, क्या वो सच थे? अगर नहीं तो उन दोनों ने ऐसे बयान क्यों दिए थे? वो रहस्यमय आदमी कौन था जो सुनैना और किशोर की मौत का जिम्मेदार था और सुनील को अपनी खतरनाक साजिश का शिकार बनाना चाहता था? आखिर दार्जिलिंग में सुनैना और उसके मित्रों के साथ क्या घटना घटी थी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण मनोज कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़ें खून का बदला खून। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स मौत एक पहेली की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।